नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इन ऑनलाइन लेक्चर्स में। देखिएगा डियर, ऑप्थेल्मोलॉजी डिस्कस की जा रही है। इट मींस आई का इंट्रोडक्शन हो गया। आई की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। आई की स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर बोले तो स्क्लेरा, कॉर्निया एंड लिम्बस। हल्के उनके बारे में हमने बेसिक जानकारी ले ली थी। अब जो आउटर लेयर है, स्क्लेरा, कॉर्निया और लिम्बस, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कुछ खास पॉइंट हैं जो एग्जाम का पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा डियर, एक टर्म है बेटर नोन एज केरेटाइटिस। देयर इज ए टर्म नोन एज केरेटाइटिस, और हम सभी जानते हैं कि केरेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया। जी हाँ, कॉर्निया का इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया के इन्फ्लामेशन को ही केरेटाइटिस कहा जाता है। लेंस नहीं है, लेंस नहीं है, याद रखेगा। कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? केरेटाइटिस कहलाता है। यहीं से कुछ बेसिक क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ केरेटाइटिस, केरेटाइटिस का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा डियर, केरेटाइटिस का सबसे बड़ा कारण एक बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ केरेटाइटिस इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलो मीन्स ग्रुप में पाए जाते हैं, कोकस मीन्स राउंड शेप के होते हैं। स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया सबसे ज्यादा आपके कोज करता है क्या? केरेटाइटिस। और यही सबसे बड़ा कारण है ओस्टियोमाइलाइटिस का भी। जी हाँ, बोन के इन्फेक्शन का, इन्फ्लामेशन को, और कॉर्निया के इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन का कारण एक ही है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये तो बात हुई। कुछ लोग क्या करते हैं कि लेंस, आई कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कॉन्टेक्ट लेंसेज काम में लेते हैं। तो जो कॉन्टेक्ट लेंसेज काम में लेते हैं, तो एक कॉर्निया के ऊपर लेंस लगा हुआ है, तो उससे अगर हाइजीन मेंटेन नहीं की, ढंग से एप्लीकेशन नहीं हुई, तो उस वजह से भी कॉर्निया में केरेटाइटिस हो सकता है। और उसका कारण क्या निकलेगा? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ केरेटाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ केरेटाइटिस इन कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स, इन कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स, कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स में केरेटाइटिस का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? तो याद रखिएगा, स्पष्ट जवाब होगा, वो होगा सूडोमोनास बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया जिसका नाम सूडोमोनास। इट मींस नॉर्मल लोगों में भी केरेटाइटिस का सबसे बड़ा कारण स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया, और कॉन्टेक्ट लेंस वालों में भी सबसे बड़ा कारण कौन होगा? एक बैक्टीरिया होगा जिसका नाम होगा सूडोमोनास। अगर एक स्टेप इससे आगे बढ़े, तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन वायरल कोज कौन सा होगा, व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन वायरल कोज, क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट कॉमन वायरल कोज ऑफ केरेटाइटिस। केरेटाइटिस का सबसे बड़ा वायरल कोज बताइएगा। तो डियर, एक स्पष्ट जवाब आएगा, हर्पीज सिंप्लेक्स। हर्पीज सिंप्लेक्स सबसे बड़ा वायरल कोज होता है किसका? केरेटाइटिस का। और एक चीज याद रखिएगा, केरेटिन हद से ज्यादा सेंसिटिव होती है टच के लिए, पेन के लिए। आपकी कॉर्निया, कॉर्निया इज हाईली सेंसिटिव टू टच एंड पेन। जब कभी भी हर्पीज सिंप्लेक्स का इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। अब कॉर्निया पे पेन फील नहीं होगा, और कोई टच भी करेगा तो पेन फील नहीं होगा। तो ये पॉइंट स्पेशल पॉइंट के तौर पे लिखिएगा। कॉर्निया इज हाईली सेंसिटिव टू, cornea is highly sensitive to touch and pain. Cornea is highly sensitive to touch and pain. टच और पेन के लिए हाईली सेंसिटिव होती है कॉर्निया, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हर्पीज सिंप्लेक्स में, बट इन हर्पीज सिंप्लेक्स इन्फेक्शन, हर्पीज सिंप्लेक्स इन्फेक्शन में क्या होगा? हर्पीज सिंप्लेक्स इन्फेक्शन में कॉर्निया की ये सेंसिटिविटी लॉस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कॉर्नियल सेंसिटिविटी इज डिक्रीज्ड, कॉर्नियल सेंसिटिविटी इज डिक्रीज्ड, कॉर्नियल सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल क्लियर हो गया सर? तो यहां तक हल्की सी हमने बात कर ली कॉर्निया के इन्फ्लेमेशन की, इन्फेक्शन की, जिसे केरेटाइटिस कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज बैक्टीरिया हो गया, नॉर्मल में स्टेफाइलो, कॉन्टेक्ट वाले में सूडो, और
वायरल कोज हो गया आपका हर्पीज, और अगर बात की जाए तो हर्पीज की वजह से सेंसिटिविटी लॉस होती है। अब एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का। देखिए डियर कि जिस चीज को हम आई डोनेशन बोलते हैं कि उसने अपनी आई डोनेट कर दी, आई डोनेशन मींस कंप्लीट आई बॉल डोनेशन नहीं है। आई डोनेशन मींस डोनेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्नियल डोनेशन। हमेशा याद रखिएगा डियर, जब भी किसी डेड पर्सन से कॉर्निया ली जाती है, कॉर्निया डोनेशन लिया जाता है, तो उसका एक स्टैंडर्ड टाइम है। डेथ के बाद कितनी देर तक किसी पेशेंट की कॉर्निया आप ले सकते हैं? तो डेथ के बाद कॉर्निया 6 आवर्स तक, 6 घंटे तक आप कॉर्निया उसका डोनेट एज ए डोनेशन ले सकते हैं। 6 घंटे के बाद कॉर्नियल डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद कॉर्निया लेने का मकसद नहीं है। इसीलिए एग्जामिनर पूछ रहा है कॉर्नियल डोनेशन के लिए गोल्डन आवर्स, कॉर्नियल डोनेशन गोल्डन आवर्स आफ्टर डेथ। डेथ के बाद कितनी देर तक आप इसको कॉर्निया को डोनेट कर सकते हैं? तो जवाब आएगा 6 आवर्स आफ्टर डेथ। डेथ के 6 घंटे बाद तक आप कॉर्निया को डोनेट किया जा सकता है, इसलिए इसे गोल्डन आवर्स के नाम से जाना जाता है। दीज आर गोल्डन आवर्स फॉर आई डोनेशन। बस एक ही चीज की ध्यान रखिएगा, डेथ के बाद अगर कॉर्नियल डोनेशन करना है तो कुछ खास केयर रखनी पड़ती है। क्या? कि उस डेड पर्सन की आईलिड्स ओपन नहीं होनी चाहिए, आईलिड्स क्लोज होनी चाहिए। आईलिड्स को क्लोज कर दिया जाता है ताकि एयर वगैरह कांटेक्ट में ना आए और जल्दी से जल्दी कॉर्निया डिजनरेट होना स्टार्ट ना करे। याद रखिएगा उस रूम में फैन है, फैन स्टॉप, फैनिंग स्टॉप होनी चाहिए। उस रूम में एयर फ्लो नहीं होना चाहिए, उस रूम में एयर फ्लो नहीं होना चाहिए। वो ओपन में, ओपन स्पेस में नहीं होनी चाहिए बॉडी, बॉडी शुडंट बी इन ओपन स्पेस। फैन बंद हो जाना चाहिए, आईलिड क्लोज होनी चाहिए, नो सनलाइट, उस डेड बॉडी पे कोई सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए। और याद रखिएगा अवॉइड ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में उस डेड बॉडी को रखने से अवॉइड किया जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके आधार पे आप उस डेड बॉडी की कॉर्निया को जल्दी डिजनरेट होने से रोक सकते हैं। उसकी आईज क्लोज कर दी जाती है, उसे क्लोज स्पेस में रखा जाता है, खुले में नहीं रखा जाता। डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट एयर एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, इसलिए फैन भी बंद कर दिया जाता है ताकि कॉर्निया जल्दी से डिजनरेट ना हो। कितनी देर तक? 6 घंटे तक ली जा सकती है। अब लेने के बाद क्या तुरंत आपको पेशेंट मिल जाएगा जिसमें आप आई डोनेट कर देंगे, आई लगा देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे कॉर्निया? एक वर्ड है कॉर्नियल डोनेशन, और इसी से मिलती जुलती एक टर्म आएगी कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। मतलब किसी ने अपनी कॉर्निया डोनेट कर दी, अब आपको क्या करना है? उस डोनेटेड कॉर्निया का स्टोरेज करना है, कॉर्नियल स्टोरेज, कॉर्निया को स्टोर करके रखना है। कितनी देर तक आप कॉर्निया को स्टोर करके रख सकते हैं? 6 घंटे में तो ले ली, लेकिन उसे इतनी दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। देखिएगा कॉर्नियल स्टोरेज 3 कैटेगरी का होता है डियर। अर्ली यानी शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं जिसे, शॉर्ट स्टोरेज, शॉर्ट टर्म स्टोरेज। एक होता है बेटर जिसे कहा जाता है इंटरमीडिएट टर्म स्टोरेज, इंटरमीडिएट, और एक होगा जिसे लॉन्ग टर्म कहा जाएगा। यानी कुछ लंबे समय तक रख सकते हैं, बीच वाले समय तक भी रख सकते हैं, और शॉर्ट समय के लिए भी रख सकते हैं। शॉर्ट समय का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट समय का मतलब हुआ डियर 2 डेज, फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक रखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ? 2 वीक्स यानी 14 डेज, 14 दिनों के लिए रखा सकता है। और सॉरी इंटरमीडिएट टर्म, और लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ 35 डेज यानी 5 वीक्स, 5 सप्ताह तक, 2 दिनों तक, 2 सप्ताह तक और 5 सप्ताह तक। इस प्रकार आई को, कॉर्निया को स्टोर किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म स्टोरेज, इंटरमीडिएट स्टोरेज एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। शॉर्ट टर्म जो स्टोरेज किया जाता है डियर, देखिएगा शॉर्ट टर्म स्टोरेज की एक खासियत है कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज को एक फिक्स टेम्परेचर पर रखा जाता है एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, जबकि इंटरमीडिएट में रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, जबकि आपका जो लॉन्ग टर्म होगा उसके अंदर -70 डिग्री सेंटीग्रेड, -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रूम टेम्परेचर पे, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पे जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रहे हैं आप
क्लियर है। इसके लिए एक ही शर्त है कि जो रूम होना चाहिए वो ड्राई नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट रूम होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। आप किसी कॉर्निया को लेने के बाद एक प्रिजर्वेटिव में रखने के बाद उससे 2 दिन तक नॉर्मली रूम टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 दिन तक रख सकते हैं। बस एक ही शर्त होना चाहिए, कमरा मॉइस्ट होना चाहिए। आप उसे 2 सप्ताह तक रख सकते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर के। बस याद रखिएगा आपको उसे खास सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा, एक प्रिजर्वेटिव में रखना पड़ेगा, एक प्रिजर्वेटिव में रखना पड़ेगा। और वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एक खास नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है मैककरी सॉल्यूशन। याद रखिएगा डियर, इस बेसिक सॉल्यूशन को किस नाम से जाना जाएगा? मैककरी सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। और लास्ट में लॉन्ग टर्म जो -2 डिग्री पे रखा जाता है, यानी फ्रीज ही कर दिया जाता है, और इस चीज को किस नाम से जाना जाएगा? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर है? तो नोट कर ले बोर्ड पे दिखी हुई चीजों को। हमने कहा कि कॉर्निया के स्टोरेज की कितनी कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज है। कौन कौन सी? शॉर्ट टर्म है, इंटरमीडिएट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये 3 कैटेगरीज होती है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, -70 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 दिन 14 डेज और 35 डेज। इसके लिए खास सॉल्यूशन जिसका नाम मैककरी सॉल्यूशन, और कुछ लोग इसका बड़ा पूरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज मैककरी कॉफमैन सॉल्यूशन। कंप्लीट नेम होता है मैककरी कॉफमैन सॉल्यूशन और शॉर्ट में मैककरी सॉल्यूशन। इसके अंदर इसे स्टोर किया जाता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, पेशेंट से डोनेट की 6 घंटे के अंदर अंदर और उसके बाद डेड करने से पहले डेड बॉडी का क्या ध्यान रखा? पता चल गया, स्टोर करके रखा। अब आपको अगर अप्रोप्रिएट क्लाइंट मिल गया तो अब उसकी बॉडी आंखों में कॉर्निया का क्या किया जाएगा? ट्रांसप्लांट किया जाएगा। उस पेशेंट में कॉर्निया को, जो डोनेटेड कॉर्निया है, उसका ट्रांसप्लांटेशन होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है यहां से कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट हो गया। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के बारे में 2-3 चीजें। सबसे पहले चीज, हमने कहा कि कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं होती। एक चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्निया लेक्स ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई टू कॉर्निया। कॉर्निया में ब्लड सप्लाई ही नहीं होती। इट मीन्स अगर आप किसी इंसान की आंखों पे किसी दूसरे इंसान की कॉर्निया लगाएंगे तो अगर जो कॉर्निया उस पेशेंट को लगाई गई है उस पे ब्लड ही नहीं आएगा। ना हमारी आंखों में आ रहा है, ना अगर किसी को दे दी तो उसकी आंखों पे ब्लड जाएगा कॉर्निया के पास। कॉर्निया के पास ब्लड नहीं जाएगा, इट मीन्स कॉर्निया के पास एंटीबॉडीज भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब कॉर्निया रिजेक्शन नहीं होता। यूजुअली बहुत रेयर केसेज में होता है, अगर गलती से कोई ब्लड सप्लाई हो जाए या एक्वस ह्यूमर के थ्रू एंटीबॉडी चली जाए तो हो सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेज में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन नहीं होता, याद रखिएगा। सो नो ब्लड सप्लाई, इसीलिए सो मोस्ट सक्सेसफुल इंप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग, मोस्ट सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग, सबसे सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग या सबसे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन कौन सा होता है? कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होता है। इमेजिन कीजिएगा कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया, ग्राफ्ट रिजेक्ट हो गया। कौन सा ग्राफ्ट? कॉर्निया का ग्राफ्ट रिजेक्ट हो गया। अगर कॉर्नियल ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने किसी के कॉर्निया इंप्लांट किया था और वो रिजेक्ट हो गया? देखिएगा डियर, अगर ग्राफ्ट रिजेक्ट होगा तो एंटीबॉडीज आएगी और वो एंटीबॉडीज उस टिश्यू को क्या कर देगी? डैमेज कर देगी। वहां पे कौन सी सेल आ जाएगी? सभी जानते हैं, अगर टिश्यू डैमेज हुआ तो वहां आ जाती है मास्ट सेल। कौन सी सेल? मास्ट सेल। और मास्ट सेल इन्फ्लामेशन करवाती है, रेडनेस, वार्मथ, एडिमा, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन। जो इन्फ्लामेशन के 5 सिम्टम हैं वो सिम्टम कहां आ जाएंगे? यहां कॉर्नियल ग्राफ्ट रिजेक्शन में आ जाएंगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सर हमें देखने को मिलेगा ग्राफ्ट रिजेक्शन सिम्टम्स, कॉर्नियल ग्राफ्ट रिजेक्शन फीचर्स। क्या क्या फीचर्स आएंगे? तो जवाब होगा रेडनेस, वो जगह आई कॉर्निया रेड हो जाएगी, कॉर्निया में पेन होगा, कॉर्निया से ड्रेनेज होगा, कॉर्निया से ड्रेनेज होगा, पेन होगा और रेडनेस होगी। ये बेसिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी अगर किसी की कॉर्निया क्या हो जाए तो, अगर किसी की कॉर्निया का रिजेक्शन हो जाता है तो। चलिए, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां और निकल के आता है यहीं से। एक कॉर्निया में प्रॉब्लम देखने को मिलती है काइसर फ्लेशर रिंग्स, काइसर फ्लेशर रिंग्स।
काइसर फ्लेशर रिम्स। देखिएगा डियर, एक डिजीज होती है विल्म्स डिजीज, देयर इज ए डिजीज नोन एज विल्म्स डिजीज। और इस डिजीज में क्या होता है, विल्म्स डिजीज में कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है। बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉपर डिपोजिशन हो जाता है। अगर कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है कहाँ, कॉर्निया पे, तो कॉर्निया के चारों तरफ गोल गोल रिंग्स बन जाएगी। उन रिंग्स को क्या कहा जाएगा, केसर फ्लेशर रिंग्स कहा जाएगा। तो हमने कहा पेरिफेरल रिंग्स एट कॉर्निया, पेरिफेरल रिंग्स एट कॉर्निया ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर। कॉपर के डिपोजिशन से कॉर्निया पे गोल गोल रिंग बन जाती है और उन रिंग्स को किस नाम से जाना जाता है, उन्हें केसर फ्लेशर रिंग्स के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार की कुछ खास रिंग्स और बनती है, दैट डिजीज इज नोन एज एक्यूट सेनिलिस। कॉर्निया से रिलेटेड ही एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है एक्यूट सेनिलिस। एक्यूट सेनिलिस में क्या होगा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की रिंग्स बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा, पेरिफेरल रिंग्स एट कॉर्निया, पेरिफेरल रिंग्स एट कॉर्निया ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल हद से ज्यादा जम गया तो भी कॉर्निया पे छोटी छोटी रिंग्स बन जाएगी और उन छोटी छोटी रिंग्स को किस नाम से जाना जाता है, एक्यूट सेनिलिस के नाम से जाना जाता है। कॉर्निया के केस में एक डिसऑर्डर और होता है डियर, जिसे कहा जाता है टेरिजियम, दैट इज टेरिजियम। टेरिजियम आपने बहुत सारे लोगों की आईज में देखा होगा कि उनकी कॉर्निया पे ये जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रही है, ये आपकी स्क्लेरा है। और स्क्लेरा के अंदर जो ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में ट्रांसप्लांट है। आइरिस की वजह से ब्लैक दिखाई दे रहा है, उस हिस्से को क्या कहते हैं, कॉर्निया। और वहां कॉर्निया पे मांस की ग्रोथ हो जाती है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि एक एबनॉर्मल टिश्यू जनरेट हो रहा है, मांस ग्रोथ कर रहा है। वो एक्चुअल में कंजक्टाइवा का पार्ट है जो वहां ग्रोथ कर रहा है। कंजक्टाइवा ग्रोथ करते 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 वहां कॉर्निया तक चली जाती है और उस कंजक्टाइवल ग्रोथ को क्या कहते हैं, टेरिजियम कहा जाता है। तो टेरिजियम मीन्स कंजक्टाइवल ग्रोथ ओवर कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर होने वाली कंजक्टाइवल ग्रोथ को किस नाम से जाना जाता है, उसे टेरिजियम कहा जाता है। और नॉर्मल लैंग्वेज तो कहें तो लोग यही बोलते हैं, आंखों में मांस का बढ़ना, आंखों में मांस का बढ़ना। ठीक है, इस नॉर्मल भाषा से इसे बुलाया जाता है। तो अगर आंखों में मांस बढ़ रहा है, इट मीन्स कंडीशन क्या है, टेरिजियम है। नॉर्मल सर्जरी होती है, लोकल एनेस्थीसिया लगा के आई पर उस जगह को, उस मांस को काट के फेंक दिया जाता है। तो यहाँ एक हल्की सी जानकारी हमारी कंप्लीट हुई कॉर्निया के बारे में। ठीक है, डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए। तो पहली लेयर कंप्लीट हो गई, सुपरफिशियल लेयर, ठीक है, जिसे कहा जाता है फाइब्रोसा के नाम से या ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से। अब बीच वाली लेयर की हम बात करते हैं, सेकंड लेयर। देखिएगा डियर, एक्सटर्ना के बाद जो बीच वाली लेयर थी, दूसरी लेयर, उसका नाम था ट्यूनिका, दैट इज ट्यूनिका मीडिया। और क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स बहुत अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए कि इसे किस नाम से भी बुलाया जाता है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा के नाम से भी बुलाया जाता है। और ट्यूनिका वेस्कुलोसा में तीन चीजें होती है, एक पीछे की लेयर कहलाएगी कोरोइड, आगे से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो कहलाएगा सीलियरी बॉडी, और सबसे लास्ट में आगे की तरफ लटक जाएगी, दैट इज सीलियरी बॉडी। तो हमेशा याद रखिएगा, तीन बेसिक कंपोनेंट्स है बीच वाली लेयर के। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक खास पॉइंट के लिए मैंने यह कहा, इस बीच वाली लेयर को एक और नाम से जाना जाता है और दैट इज ओवियल ट्रैक, दैट इज ओवियल ट्रैक या केवल ओविया। याद रखिएगा, मिडिल लेयर को ओवियल ट्रैक या केवल ओवीआई ओवी के नाम से जाना जाता है। अगर इसका इन्फ्लामेशन हो गया, अगर मीडियल लेयर में किसी भी चीज का इन्फ्लामेशन हो गया, तो हमेशा याद रखिएगा डियर, उस घटना को ओवाइटिस कहा जाएगा। दैट प्रॉब्लम विल बी नोन एज ओवाइटिस। ओवाइटिस यानी आंख की कौन सी लेयर का इन्फ्लामेशन, तो योर आंसर विल बी मिडिल लेयर का इन्फ्लामेशन। आंख की मिडिल लेयर का इन्फ्लामेशन किस नाम से जाना जाता है, ओवाइटिस। एग्जामिनर क्या पूछेगा, इनमें से किसका इन्फ्लामेशन होना ओवाइटिस है, स्क्लेरा का, कॉर्निया का, लेंस का
या कोरोइड का? तो जवाब आएगा कोरोइड का। ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा या कोरोइड मिलेगा। तो इन तीनों में से किसी का भी इन्फ्लामेशन हो जाना या तीनों का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? ओवाइटिस कहलाता है। एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहली लेयर है कोरोइड। सबसे पहली लेयर कौन सी है? कोरोइड। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। कोरोइड, तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं, स्क्लेरा, कॉर्निया और लिम्बस। चौथी चीज पढ़ने जा रहे हैं कोरोइड। देखिएगा डियर, इस डायग्राम से क्लियर करते हैं। ये एक आईबॉल की स्ट्रक्चर है। आईबॉल स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज बेटर नोन एज आउटर मोस्ट लेयर को किस नाम से जाना जाएगा? आउटर मोस्ट लेयर को बुलाया जाएगा डियर स्क्लेरा के नाम से। और उस स्क्लेरा के जस्ट अंदर वाली जो लेयर है, सेकंड लेयर है, उसे किस खास नाम से बुलाया जाएगा? ये वाली तो होगी आपकी बाहर वाली, तो लेयर कौन सी होगी? स्क्लेरा होगी सर। सबसे आउटर लेयर स्क्लेरा होगी। इस स्क्लेरा के जस्ट अंदर ये जो सेफ्रॉन कलर वाली लेयर है वो कौन है? वो कोरोइड है। यही कोरोइड आगे जाती है और यूं देखिएगा लटक जाती है। एक्चुअल में ये 2D डायग्राम है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि केवल आगे जाके लटकी है। बाकी आगे भी, नीचे से भी, राइट से भी और लेफ्ट से भी, चारों तरफ से आके ये इकट्ठी हो जाती है। जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर उसकी रूम की छत आगे जाके लटक जाए, अगर रूम की फर्श नीचे जाके ऊपर हो जाए, अगर उसकी राइट दीवार यूं जाके आगे आ जाए और लेफ्ट की दीवार यूं जाके आगे आ जाए, यानी हर साइड से वहां चारों दीवारें लटक गई है, तो वो जो पर्दा बन गया, बीच में छेद जरूर है मना, लेकिन वो जो पर्दा बन गया उसे कहते हैं सीलियरी बॉडी। और उसके बीच वाली जगह में कौन फंसा रहता है? लेंस फंसा रहता है। ठीक है, तो ऊपर दीवार, नीचे दीवार, साइड में दीवार, इधर दीवार, बीच में छेद, और छेद में कौन खड़ा है? लेंस खड़ा है। ये दीवार क्या कहलाती है? यही दीवार कहलाती है आइरिस। क्या कहलाती है? सॉरी, सीलियरी बॉडी कहलाती है। फिर इस दीवार से आगे आगे जाने के बाद फिर ये और लटक जाएगा ऐसे करके। कैसे लटकेगा? वही नीचे से भी, आगे से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, और वही बीच में छेद रह जाएगा। यानी एक तो यहां और एक आगे, ये वाला हिस्सा तो कहलाएगा आइरिस, और दीवार जो आगे और बटक गई है उसे कहा जाएगा किसना? सॉरी, ये जगह तो कहलाएगी सीलियरी बॉडी और आगे वाली जगह कहलाएगी आइरिस। सीलियरी बॉडी के बीच के छेद में तो फंसा रहता है लेंस, और आइरिस का बीच वाला छेद खाली रहता है, जिसे कहा जाता है प्यूपिल। क्या कहते हैं डियर? प्यूपिल। बिल्कुल क्लियर हो गया सर? चलेगा। ये लेयर कौन सी है? कोरोइड लेयर है। ब्राउनिश कलर की लेयर होती है। क्या काम होता है कि जब, पहली चीज तो ये हाईली वेस्कुलर होती है, इसमें जबरदस्त ब्लड सप्लाई होती है। इट मींस, हमने कहा कि बाहर वाली लेयर स्क्लेरा एवेस्कुलर होती है, इट इज एवेस्कुलर। अंदर वाली जब रेटाइना पढ़ेंगे हम, तो रेटाइना को भी क्या बोल देंगे? एवेस्कुलर। और दोनों के बीच में कोरोइड कैसी होती है? वेस्कुलर। तो रेटाइना को खाना पीना देने के काम, स्क्लेरा को खाना पीना देने का काम बीच वाली लेयर करती है, जिसका नाम है कोरोइड लेयर। मीजोडर्म से डेवलप होती है ये। आगे जब लाइट रेज लेंस से आएगी, आके टकराएगी यूं करके, देखिएगा इधर से जब लाइट रेज आती है तो सबसे पहले टकराती है कॉर्निया से। किससे? कॉर्निया से। कॉर्निया से पार करके इस छोटे छेद से, जिसका नाम है प्यूपिल, प्यूपिल से आके टकराती है किससे? लेंस से। लेंस से पार करके जाती है पीछे और जाके टकराती है रेटाइना से। अगर रेटाइना से लटका कर लाइट इधर उधर गई या वापस आ गई तो एक रोशनी, ग्लेयर आगा। जिस प्रकार एक चमकमाहट होती है ना, तेज लाइट चमकती है, आप उसकी तरफ देख ही नहीं सकते, उससे ग्लेयर कहते हैं, रोशनी, तेज रोशनी। तो उस प्रकार की ग्लेयर आई में प्रोड्यूस हो जाएगी और हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो लाइट रे जाके रेटाइना से टकराई, वो रेटाइना को पार करती है, कोरोइड तक जाती है, और कोरोइड उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि आंखों में चकाचौंध ना हो। तो लाइट रेज को एब्जॉर्ब करना प्लस ऊपर और नीचे वाली लेयर को न्यूट्रिशन देने का काम किसका? कोरोइड का। बिल्कुल सही कहा। तो कोरोइड के बारे में हम एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं आखिरकार कि कोरोइड करती क्या है। तो जवाब मिलेगा डियर, कोरोइड का काम हुआ, कोरोइड इज मिडिल लेयर। पहला पॉइंट तो ये है कि ये मिडिल लेयर का पार्ट होता है, मिडिल लेयर पार्ट। ये जर्मिनल लेवर मीजोडर्म से डेवलप होता है। सो डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म, डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ये मीजोडर्म से डेवलप होता है। अगर थर्ड कंडीशन की बात की जाए तो हम कह रहे हैं कोरोइड, कोरोइड हाईली वेस्कुलर होती है। इट इज हाईली वेस्कुलर,
इट मीन्स ये न्यूट्रिशन सपोर्ट कर सकती है कौन कौन सी लेयर को, तो जवाब होगा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्क्लेरा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्क्लेरा एंड सुपरफिशियल रेटाइना, सुपरफिशियल रेटाइना को और स्क्लेरा को न्यूट्रिशन देने का काम कौन सी लेयर करती है, तो जवाब आएगा उसे न्यूट्रिशन देने का काम करती है कोरोइड लेयर। विच लेयर? कोरोइड लेयर करती है। और आगे मूव करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। कोरोइड लेयर लाइट रेज को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, जो रेटाइना को पार करके आती है, ताकि ग्लेयर ना डेवलप हो। बिल्कुल सही कहा। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर। डार्क ब्राउन इसीलिए बनाया गया ताकि लाइट रेज ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर ड्यू टू, क्यों होता है इतना गहरा कलर? क्योंकि इसके अंदर भारी मात्रा में पाया जाता है कौन सा पिगमेंट? मेलानिन पिगमेंट। ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका कलर डार्क ब्राउन होता है। और इस कलर का मकसद ये है कि एब्जॉर्ब्स लाइट रेज, एब्जॉर्ब्स लाइट रेज, ये लाइट रेज को एब्जॉर्ब्स कर लेती है एंड प्रिवेंट, और रोकती है। किसको रोकती है? ग्लेयर को। जी हाँ, ये ग्लेयर को रोकती है, चकाचौंध को रोकती है। ये काम होता है कौन सी लेयर का? कोरोइड का। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोरोइड समझ में आ गई। नेक्स्ट डियर, कोरोइड से अगला कंपोनेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सीलियरी बॉडी। दैट इज सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी, तो ये भी कौन सी लेयर का पार्ट होगा? आउटर लेयर का या मिडिल लेयर का? बिल्कुल सही कहा, इट इज ए पार्ट ऑफ मिडिल लेयर। ये भी मिडिल लेयर का पार्ट होगा। इट इज ए पार्ट ऑफ मिडिल लेयर। अब देखिएगा डियर, बाहर की तरफ हमने आई बॉल में क्या मेंशन किया था? सर बाहर की तरफ हमने इस हिस्से को बताया था स्क्लेरा, और स्क्लेरा के जस्ट आगे वाले हिस्से को हमने नाम दिया था कॉर्निया। दिस इज कॉर्निया। और जहां दोनों मिले थे इस जगह को नाम दिया था लिम्बस। इस जगह को नाम दिया था लिम्बस। ये हमारी स्क्लेरा और ये रहा हमारा कॉर्निया। और इसके जस्ट दूसरी जो लेयर है, सेकंड लेयर, उसे हमने नाम दे दिया, पीछे पीछे तो नाम दे दिया कोरोइड। दिस इज कोरोइड। ये रेड कलर में कौन सी लेयर है? सर ये कोरोइड लेयर है। अब आगे देखिएगा, कोरोइड के आगे यहां कोरोइड आता है और ऐसे करके सस्पेंड हो जाता है, लटक जाता है नीचे से, ऊपर से, राइट से और लेफ्ट से। और इस जगह को एक खास नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सीलियरी बॉडी। तो सीलियरी बॉडी किस जंक्शन के नीचे है? लिम्बस के नीचे। स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन के जस्ट नीचे कोरोइड आती है और बेंड हो जाती है और एक मोटी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इस मोटी स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं? इस मोटी स्ट्रक्चर को सीलियरी बॉडी के नाम से जाना जाता है। देखिएगा डियर, और आगे यही कोरोइड थोड़ी आगे जाएगी और फिर लटक जाएगी, और अब इस लटकी हुई जगह को किस नाम से जाना जाएगा? आइरिस के नाम से जाना जाएगा। पीछे जब लेयर थी तो कोरोइड थी, आगे बेंड होगी तो सीलियरी बॉडी, और आगे आ गई तो आइरिस। एक छेद पाया जाता है यहां इसके बीच में। इस छेद में तो कौन सिचुएटेड है? सभी को पता है कि इस होल में, इस छेद में सिचुएटेड रहेगा लेंस। यहां तो रहता है लेंस, ये लेंस रह गया। ये वाला छेद खाली रहता है जिसे प्यूपिल कहा जाता है। इस वाले छेद को प्यूपिल कहते हैं। दिस इज प्यूपिल, दिस इज आइरिस। ये आइरिस होगी, ये प्यूपिल होगा, और ये हमारा लेंस होगा, और ये होगी सीलियरी बॉडी। देखिएगा डियर, सीलियरी बॉडी से कुछ धागे निकलते हैं, ये धागे जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं। इन धागों को कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। किस नाम से? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस के नाम से जाना जाता है। डियर, एक खास पॉइंट डिस्कस करें हम इनके बारे में, तो सुनिएगा। ये रही सीलियरी बॉडी, ये कोरोइड, ये रही सीलियरी बॉडी, और फिर आगे आ गया आइरिस। ये मिडिल लेयर बन गई पूरी हमारी। और यहां पे इन बिटवीन कौन पाया जाएगा? लेंस। यहां होगा लेंस। एक्चुअल में इस सीलियरी बॉडी में दो खास चीजें पाई जाती है।
इस सीलियरी बॉडी में दो खास चीजें पाई जाती है। एक खास चीज तो होती है जिसे कहा जाता है सीलियरी प्रोसेस। सीलियरी प्रोसेस, एक्चुअल में सीलियरी प्रोसेस क्या होती है? सीलियरी प्रोसेस 70 मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स है। 70 मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स है जो एक फ्लूइड पैदा करती रहती है और यहां गिराती रहती है, और उस फ्लूइड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। कहां गिराया? सीलियरी बॉडी से आगे, इस आगे वाले हिस्से को कहते हैं एंटीरियर सेगमेंट। पढ़ेंगे अभी हम। इस हिस्से में एंटीरियर सेगमेंट में एक फ्लूइड गिराती है और उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। एच, एक्वस ह्यूमर। वो कौन सी प्रोसेस पैदा करते हैं? सीलियरी प्रोसेस। कितने होते हैं? 70। दीज आर मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स, और ये किस में पाए जाते हैं? सीलियरी बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा सीलियरी बॉडी में और क्या होगा? इसके अलावा सीलियरी बॉडी में कुछ खास तरह की मसल्स पाई जाएगी, और उन मसल्स को कहा जाएगा सीलियरी मसल्स। किस नाम से? सीलियरी मसल्स के नाम से कहा जाता है। और ये सीलियरी मसल्स ऐसे जुड़ी रहती है लेंस के साथ कुछ धागों से, और इन धागों को कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। दीज थ्रेड आर नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस के नाम से जाना जाता है। दीज आर नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। इस खास नाम से इन्हें जाना जाता है। इज इट क्लियर? तो ये सारा ढांचा समझ में आ गया कि सीलियरी बॉडी का काम दो चीजों में है, एक तो एक्वस ह्यूमर पैदा करने में और दूसरा लेंस को होल्ड करने में, बनाए रखने में। चलेगा, तो पहले ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद जरूरी की चीज करेंगे। सबसे पहले सीलियरी बॉडी मिडिल लेयर का पार्ट होता है, प्लस कंटेन्स दो चीजें होती है। इट कंटेन्स 2 आइटम्स। दो चीजें होती है सीलियरी बॉडी में। कौन कौन सी दो चीजें होगी? एक तो होगी डियर जिसे खास नाम से जाना जाएगा, एंड दैट इज सीलियरी प्रोसेस। उसे तो कहा जाएगा सीलियरी प्रोसेस। और एक मसल्स होगी जिन्हें क्या कहा जाएगा? सीलियरी मसल्स। सीलियरी प्रोसेस एंड सीलियरी मसल्स, इन दो खास नामों से जाना जाता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि इनके बारे में कुछ हल्की सी सलाह दो, तो सीलियरी प्रोसेस नियर अबाउट 70 होती है, एंड दीज आर 70 मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स। ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होती है जो नंबर में कितनी होती है? सर, जो नंबर में 70 होती है। इसके ऑपोजिट सीलियरी मसल्स, याद रखिएगा। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। इसका काम होगा एक फ्लूइड पैदा करना जिसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ये इसका मेन फंक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये मेन फंक्शन होगा। जबकि सीलियरी मसल्स का काम होता है अकोमोडेशन ऑफ लेंस। इसके क्या मायने हैं? अकोमोडेशन ऑफ लेंस के क्या मायने हैं? देखिए डियर, अकोमोडेशन ऑफ लेंस का मतलब है लेंस का आकार चेंज करना। दूर से जब हम किरणें देखते हैं तो लेंस अलग आकार का चाहिए, पास से देखते हैं तो लेंस अलग आकार का चाहिए, और इसमें होने वाले चेंजेस को किस नाम से जाना जाता है? अकोमोडेशन के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। एक बेसिक क्वेश्चन निकल के आता है कि ऐसी मसल्स जो सीलियरी मसल्स का पैरालिसिस कर देती है, ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स कोजिंग सीलियरी मसल्स पैरालिसिस, ऐसी ड्रग्स जो सीलियरी मसल्स का पैरालिसिस कर देती है, उन्हें एक खास नाम से जाना जाता है डियर, एंड दोज आर साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स। उन ड्रग्स को किस नाम से बुलाते हैं? साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स के नाम से बुलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपके पास में ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड जो आई ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप्स होते हैं, वो साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स हैं। इसका मतलब आपकी सीलियरी मसल्स को काम करने से रोक देते हैं। इस प्रकार के ड्रग्स को साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स कहा जाता है। अब देखिएगा डियर, हल्का सा एक वर्ड आया हमारे सामने, अकोमोडेशन, कि आखिरकार अकोमोडेशन क्या होता है, इसके बारे में देखिएगा। अकोमोडेशन क्या होता है? बेसिक चीज बताऊं, अकोमोडेशन का मतलब होता है कि हमारी आई में कुछ एडजस्टमेंट करना। अगर आप दूर से पास देख रहे हैं या अचानक पास से दूर देखने लग गए, तो उस समय हमारी आई में कुछ बेसिक चेंजेस आते हैं
जिन चेंजेस को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन के नाम से जाना जाता है। दीज आर एडजस्टमेंट इन आई स्ट्रक्चर्स, adjustment in eye structures during shifting of vision, during shifting of vision from near to far। पास देखते देखते अचानक दूर देखने लग गए। अभी मैं इस पॉइंटर को देख रहा हूं, अचानक पॉइंटर को देखते देखते मैं कहीं दूर गली में देखने लग गया, तो वो नियर टू फार और फार टू नियर, और फार टू नियर। यहां भी गली में देख रहा हूं और अचानक मैं मेरे पैर के हाथ के नाखून को देखने लग गया, ये इतना पास से यूं। तो नजर का दूर से पास या पार से दूर करते समय आंखों में जो एडजस्ट होते हैं उसे अकोमोडेशन कहते हैं। अगर बाई चांस किसी एग्जाम में ये दोनों टर्म आ जाए कि भैया हमें तो बताओ किसको कहते हैं, पास से दूर होते समय या दूर से पास होते समय, तो फिर याद रखिएगा आपका जवाब होगा दूर से पास होते समय। बी इज द राइट आंसर। ये मेनली अकोमोडेशन इस गुण को कहा जाता है। जब दूर से देखती हुई चीजों को अचानक आप पास से देखने लग जाते हैं तो याद रखिएगा विजन पास लेके आ जाते हैं, तो उस गुण को क्या कहते हैं, उस चीज को अकोमोडेशन कहा जाता है। अब क्वेश्चन निकल के आता है अकोमोडेशन के दौरान हमारी आईज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बेसिक देखिएगा, अकोमोडेशन दो टाइप्स का हो सकता है। हमने कहा या तो अकोमोडेशन हमारी नजर जाएगी पास से दूर या जाएगी दूर से पास, दोनों के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं देख लेते हैं। अकोमोडेशन में होने वाले चेंजेस, या तो हमारी आई साइड जाएगी फार टू नियर, दूर से पास, और या फिर हमारी आई साइड जाएगी नियर टू फार, पास से दूर। अब दोनों में क्या चेंजेस आएंगे बेसिकली समझिएगा डियर। हमने कहा कि ये रही हमारी कॉर्निया, सबसे आगे ये हमारी स्क्लेरा, और स्क्लेरा के आगे का ये उभार क्या कहलाएगा, कॉर्निया। ये होगी हमारी आई बॉल। जस्ट कॉर्निया के पीछे की तरफ यहां कहीं पाई जाएगी हमारी आइरिस, और उन आइरिस के बीच का छेद कहलाएगा प्यूपिल। पीछे की तरफ पाई जाएगी यहां सीलियरी बॉडी, और उन सीलियरी बॉडी के धागों के बीच में फंसा हुआ होगा कौन, लेंस। ये सस्पेंसरी लिगामेंट, और उन सस्पेंसरी लिगामेंट से बंधा हुआ कौन, हमारा लेंस। दिस इज लेंस। और लास्ट में यहां कहीं होगी हमारी रेटाइना, जिससे जाके ये सारी रेस टकराएगी, और रेटाइना से मैसेज लेके कौन सी नर्व गुजरेगी, ऑप्टिक नर्व गुजरेगी। ये एक आई साइट नॉर्मल डायग्राम क्लियर हुआ। अब देखिएगा डियर क्या होता है, जब कभी भी हम किसी चीज को दूर से देखते हैं, फार विजन यानी बहुत दूर से आप किसी चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दूर से रेज को देखते हैं, दूर से आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल होती है। दूर से आने वाली लाइट रेज को हमेशा कैसा कंसीडर किया जाता है, पैरेलल, कि वो समानांतर आ रही है। समानांतर आ रही है इसका मतलब आके सीधी किससे टकराएगी, कॉर्निया से टकराएगी। तो उन लाइट रेज को हल्का सा किसके द्वारा मोड़ दिया जाएगा, कॉर्निया के द्वारा हल्का सा मोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वो सीधी प्यूपिल को क्रॉस करके जाएगी और किससे टकराएगी, लेंस से टकराएगी। तो उन्हें और थोड़ा मोड़ दिया जाएगा किसके द्वारा, लेंस के द्वारा, और वो चीजें जाके किससे टकराएगी, सारी लाइट रेज जाके फोकस हो जाएगी रेटाइना के ऊपर, जहां ऑप्टिक नर्व जुड़ी हुई है, इस जगह पे फोकस हो जाएगी और हमें विजन दिखाई देगा, हमें दिखाई दे जाएगा। क्लियर है। याद रखिएगा डियर, अगर लाइट रेज दूर से आ रही है तो पैरेलल आती है, आके टकरा के एक जगह पे मर्ज हो जाती है। लेकिन अगर आप आई साइड चेंज कर रहे हैं, मतलब आप दूर की बजाय कैसे देख रहे हैं, पास से देख रहे हैं। देखिएगा रिफ्लेक्शन किसने किया, एक तो किया कॉर्निया ने और दूसरा किया लेंस ने। अगर मान लीजिए आप लाइट रेज को अचानक आप पास की बजाय, क्या दूर की बजाय कहां से देख रहे हैं, पास से, ठीक है, फार टू नियर वाला कंसेप्ट अप्लाई हो गया यहां पे। ये देखिएगा एक दूसरा कलर ले लिया। अगर आप अचानक पास की चीज को देख रहे हैं, इट मींस अब आपके पास में जो लाइट रेज आ रही है वो पैरेलल ना होकर डाइवर्जेंट आती है, दूर जाती हुई लाइट रेज आती है पास से। ये ऑब्जेक्ट ये बहुत दूर से आ रही थी, ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट था, फार ऑब्जेक्ट था। अब जब आप पास से देखने लग गए, याद रखिएगा, अब जब आप पास से देखने लग गए तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो जवाब मिलेगा ये ऑब्जेक्ट होगा नियर ऑब्जेक्ट। दिस विल बी नियर ऑब्जेक्ट, ये पास का ऑब्जेक्ट होगा। दूर वाली लाइट रेज जो थी हमेशा
दूर वाली जो लाइट रेज थी वो पैरेलल आ रही थी फार। अब जब आप पास से देखने लग जाएंगे तो वो लाइट रेज जो होगी वो बिल्कुल यहां से पैदा होगी नियर से, और वो डाइवर्जेंट होगी, दूर दूर जाती हुई होगी, ऐसे दूर दूर जाती हुई होगी। इज इट क्लियर? यस सर। और यही दूर दूर जाती हुई लाइट रेज, अब इससे कॉर्निया को कम काम करना पड़ेगा ज्यादा? सर कॉर्निया को ज्यादा मोड़ना पड़ेगा। इट मींस कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ जाएगा। ज्यादा मोड़ना मतलब कर्वेचर का ज्यादा होना। लेंस को ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, इट मींस लेंस का भी कर्वेचर बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, दो दो कर्वेचर बढ़ गए, कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ गया, लेंस का कर्वेचर बढ़ गया। प्लस पास से लाइट आ रही है, इसका मतलब बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, तो प्यूपिल को क्या इतना ही चौड़ा रोना पड़ेगा या पिचकना पड़ेगा? पिचकना पड़ेगा, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तीन बेसिक चेंजेस आए, देखिएगा क्या क्या चेंजेस आए, थ्योरी से समराइज करेंगे ताकि पूरा मैटर क्लियर हो जाए। सबसे पहला चेंज तो ये आता है जब आप अचानक दूर से नजर शिफ्ट कर देते हैं कि लाइट रेज कैसी होती है, कन्वर्जेंट लाइट रेज हो जाती है। कन्वर्जेंट लाइट रेज हो जाती है, बाहर से आने वाली लाइट रेज अब कन्वर्जेंट हो जाएगी, मतलब वो फैलती भी लाइट रेज आएगी। डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट लाइट रेज हो जाती है, फैलती हुई डाइवर्जेंट लाइट रेज हो जाती है। डाइवर्जेंट लाइट रेज होगी, फैलती हुई लाइट रेज होगी, तो उन्हें फोकस पे लाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, कर्वेचर बढ़ाने पड़ेंगे। पहली चीज, जब आप दूर से अचानक पास को देखते हैं तो दोनों आई बॉल क्या होती है, दोनों आई बॉल अपने पास पास में आ जाती है। यानी पहला होने वाला चेंजेस है कन्वर्जेंस ऑफ आई बॉल्स, आई बॉल्स का कन्वर्जेंस, दोनों आई बॉल बिल्कुल पास में आ जाती है, ऐसा लगता है नाक को देख रही है। दूसरा चेंज क्या होगा, इंक्रीज्ड कॉर्नियल कर्वेचर, कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ जाएगा, कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ जाएगा। और क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, और चेंजेस देखने को मिलेगा कि लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा, इंक्रीज लेंस कर्वेचर। और लेंस और कॉर्निया कैसे कर्वेचर वाली होती है, कॉन्वेक्स। इसका मतलब लेंस की क्या बढ़ जाएगी, कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब लेंस मोटा होगा या पतला, लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस की थिकनिंग हो जाएगी, लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस की क्या हो जाएगी डियर, लेंस की थिकनिंग हो जाएगी, लेंस मोटा हो जाएगा। क्लियर है? प्लस पास से देख रहे हैं यानी ज्यादा लाइट आने लग गई है तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, जो चौथी घटना देखने को मिलेगी वो मिलेगी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो ये होने वाले चेंजेस कहलाते हैं फार टू नियर अकोमोडेशन। इससे कहते हैं फार टू नियर अकोमोडेशन, दूर से पास देखते समय आने वाले चेंज। जैसे ही दूर देख रहे थे और अचानक पास में देखने लगे तो आना आई, दोनों आई बॉल पास आ गई है, कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ गया है, प्लस लेंस का कर्वेचर बढ़ गया है और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है। इसके ओपोजिट अगर हम बात करें, इसके ओपोजिट ये जो दूसरा अकोमोडेशन का मैटर है जिसे किस नाम से जाना जाता है, ये तो हमने पढ़ा फार टू नियर। अब नियर टू फार की बात करते हैं तो याद रखिएगा उसमें जो लाइट रेज आती है वो कैसी लाइट रेज आती है, वो पैरेलल लाइट रेज आती है, बिल्कुल पैरेलल होती है लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज आती है। इट मींस वहां पे ज्यादा काम नहीं करना। तो फार टू नियर में क्या होगा, देखिएगा फार टू नियर में सबसे पहला काम होगा कि जो आपकी आंखें पास पास थी, ये देखिए मैं पास से देख रहा हूं, अब अचानक दूर से देखने लग गया, तो डाइवर्जेंस आई बॉल ऑफ आई बॉल, दोनों आई बॉल दूर दूर हो जाएगी, डाइवर्जेंस हो जाएगा। अब लाइट फ्लैट आ रही है, ज्यादा मोड़ना नहीं है, इसका मतलब कॉर्नियल कर्वेचर क्या हो जाएगा, कॉर्नियल कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगा, कॉर्नियल कर्वेचर विल बी डिक्रीज, कॉर्नियल कर्वेचर कम हो जाएगा। क्लियर है? प्लस क्या हो जाएगा, लेंस का कर्वेचर भी कम हो जाएगा, लेंस का कर्वेचर भी कम हो जाएगा। इट मींस लेंस मोटा था वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, थिन हो जाएगा। लेंस मोटा था वो पतला हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और लास्ट चेंज, क्योंकि दूर से लाइट देख रहे हैं, दूर से लाइट कम आ रही है, इसलिए ज्यादा लाइट के लिए प्यूपिल क्या होगा, डायलेशन होगा। ये चेंजेस अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे नियर टू फार अकोमोडेशन के हैं, और इससे पहले वाले फार टू नियर अकोमोडेशन के हैं। क्लियर है डियर? समझ में आ गया आपको सारा कि कॉर्निया क्या है और सीलियरी बॉडी क्या है, अकोमोडेशन क्या है। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।